रहीम बच्चों, आज हमने जो बात करनी है वो हमने वायरसेस के बारे में बात करनी है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर वायरस क्या होता है, लेकिन उसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शुरू में वायरसेस बेसिकली कहा यह जाता है, वायरस का लफ्ज जहां से निकला है ना, उसका मतलब होता है वेनो, मतलब पॉइजन। तो बड़ी पुरानी बात, जब लुईस पास्चर जो बहुत अजीम साइंसदान थे, उस दौर से में तक जो है ना, वायरसेस को ऐसे समझा जाता था कि ये एक पॉइजनस फ्लूइड है, एक लिक्विड है जिसमें जहर होता है और ये कोई केमिकल पॉइजन है जो कि जब तो ये किसी को देंगे तो ये उसको डिजीज़ काज करेगा और मार देगा। आमतौर पे जहर फौरी मार देते हैं ना कोई, लेकिन ये डिजीज़ काज करेगा और मारेगा। तो शुरू में जो है वो इसको इस तरह से जो है वो बताया गया। लेकिन बेटा जब जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई तो वो डेफिनेशन वायरस की, यानी वायरस को आइडेंटिफाई किया गया और फिर बाद में वायरसेस को सेपरेट भी किया गया। लेकिन अभी डेफिनेशन अभी बताने की वैसे इतनी वो है नहीं, क्योंकि पहले हिस्ट्री के सारे इवेंट्स बताने चाहिए कि किस किस तरह से काम हुआ। लेकिन चूंकि उन इवेंट्स के अंदर वायरसेस को इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमें वायरस का पता होना चाहिए। तो हम डिफाइन अगर मैं आपके सामने करूं तो वायरसेस आर infectious particles consisting of nucleic acids, आगे ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा आइदर डीएनए और आरएनए कवर्ड by a protein coat and are obligate intracellular parasites। ये अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल भी दे देंगे तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। तो वो अब ये इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह अभी। सही है जनाब। तो फर्ज किया कि जनाब यहां तक तो समझ आ गया ना। तो वायरस का लफ्ज बेटा जो लिखा है दैट इज, हमने ये कह दिया कि जनाब अली ये इस तरह से वेनम से वजूद में आया है। वेनम का जो लफ्ज था वो आपको पता है। अब कुछ हिस्ट्री के इवेंट्स देखें। पहला इवेंट है कि एडवर्ड जेनर एक साइंसदान थी, तो उन्होंने क्या काम किया कि यानी एडवर्ड जेनर ने उनके घर में एक दूध वाली यानी एक खातून थी जो गाय का दूध निकालती थी, ठीक। और उन्होंने क्या काम किया, उस गाय को ना, जो उसके जहाँ से दूध निकलता है, जो उसके थन होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं गाय के, वहाँ पे कुछ छाले और ऐसे यानी इस तरह की चीज़ें बन गई कि एक छोटी छोटी फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स यानी छाले से बन गए जिसमें पानी था, ठीक है। और वो बेसिकली वो खातून थी जो दूध निकालती थी, उसके हाथों पे भी बन गए। समझ आ गई बात? समझ आ रही है मैं बेटा बात की कि सबसे पहले क्या हुआ कि काऊ को एक चीज निकली हुई थी जिसको हम काऊ पॉक्स कहते हैं, यानी गाय को, और वो उस मिल्क मेड के हाथ के ऊपर भी वो छाले से बन गए, वेजिकल्स बन, इधर देखें वेजिकल्स बन गई। उन वेजिकल्स के अंदर जो फ्लूइड था, यानी वो जो फर्ज किया ये छाले हैं, फिर वो इस खातून को भी बन गई, फिर उसके अंदर से उन्होंने फ्लूइड जो था वो ले लिया। अब इस फ्लूइड को एडवर्ड जेनर ने एक बच्चे को लगा दिया, उसका नाम था जेम्स फिब्स। क्या नाम था?
जेम्स फिब्स, यानी इनॉकुलेशन इनटू अ चाइल्ड। और कुछ दिनों के बाद इस बच्चे को चीचक एक बीमारी थी, उसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, चीचक में भी बंदे के मुंह पे छाले और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। आजकल तो ये बीमारी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर आपने गौर करना हो तो चीचक के जो निशान हैं वो आपको मैं अभी आपको एक बंदे की फ़ोटो दिखाऊंगा, उनको चीचक हुई थी। और आपने ओमपुरी जी की फ़ोटो देखी थी, वो फौत हो गए, इंडियंस एक एक्टर था, तो वो उसके मुंह पे भी शुरू में वो अच्छे खासे चीचक के दाने थे। तो ये स्मॉल पॉक्स बीमारी थी, बहुत बुखार होता है और सारी बॉडी के ऊपर वाइट यानी फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स निकलती हैं और तबाही आ जाती है। तो ये बेसिकली स्मॉल पॉक्स वाले मरीज से दोबारा उन्होंने फ्लूइड लिया उसका। स्मॉल पॉक्स इंसानों की बीमारी है, काउ पॉक्स गाय की बीमारी है। तो स्मॉल पॉक्स का जब फ्लूइड इस बच्चे को लगाया तो इसे चीचक होनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रोटेक्टेड था अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, यानी उसको वो बीमारी नहीं हुई। समझ रहे हैं ना बात को? क्या समझ रहे हैं जी? कि भाई उन्होंने एडवर्ड जेनर ने गाय को यानी गाय की उस जो स्मॉल कॉ पॉक्स थी उससे फ्लूइड लिया और उस फ्लूइड को एक बच्चे में लगाया और उस बच्चे को बाद में कुछ दिनों के बाद स्मॉल पॉक्स का वायरस लगा दिया। उस वक्त तक पता नहीं था कि वायरस है, बस ये था कि ये फ्लूइड है और इस बच्चे को लगा देते हैं। जब उन्होंने लगाया तो वो बच्चे को होनी चाहिए थी स्मॉल पॉक्स, पर नहीं हुई। फिर उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया इंसानों के ऊपर और इससे उनको पता चला कि अगर हम गाय के काउ पॉक्स के वो जो लीजन्स हैं, यानी जो उसका जो फ्लूइड है, वो उस जो लीजन्स में से जो यानी वो जो थैलियों में से जो केमिकल निकलता है, जो फ्लूइड निकलता है, अभी पता नहीं था कि वायरस है, उसको लगा दे इंसानों में तो उनके ऊपर चीचक का असर नहीं होता। ये चीज़ थी असल जो पहली दफ़ा किसी, यानी इसको यही कॉन्सेप्ट है बेटा वैक्सीन का, लेकिन उस वक्त इसका पता नहीं था। हाँ, आप सवाल पूछ रहे हैं? ना, बेसिकली वो था, अब बाद में पता चला वो था द वायरल डिजीजेस दैट इज बाय स्मॉल पॉक्स वायरस। फैमिली दोनों की सेम है, पॉक्स वायराइडी वायरस के अंदर फैमिली है। तो इसमें बहुत सारे वायरस हैं, गोट पॉक्स, शीप पॉक्स, फोल पॉक्स परिंदों की, इसके अलावा काउ पॉक्स और इंसानों की स्मॉल पॉक्स थी। बट स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, अब वो दुनिया में नहीं है। कैसे? इसी तरीके से ही काउ पॉक्स से ले के मटीरियल और उसको बढ़ा के इंसानों को लगाया गया और इंसानों को ये बीमारी ख़त्म कर दी गई दुनिया से। समझ रहे हैं जनाब बात को? तो ये है बेसिकली बेटा पहली दफ़ा का कॉन्सेप्ट। और बाद में चूंकि ये गाय से निकला है और गाय का मतलब होता है वैका, गाय को कहते हैं, तो यहाँ से फिर बाद में एक टर्म निकली जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं और वो इसी प्रोसीजर को इस्तेमाल की गई, लेकिन जेनर के दौर में नहीं। काम उन्होंने किया था, लेकिन बाद में जब लुईस पास्चर ने बहुत सारी और बीमारियों के ऊपर यही वाला तरीका अपना के और उनकी वैक्सीन तैयार की, तो वो जो ये मेथड था उसको उन्होंने वैक्सीनेशन का नाम दिया कि ये जी पहली दफ़ा उस गाय से निकला था, तो हमें इसको इस तरीके से कहें, यानी गाय को लगाओ, यानी गाय का मटीरियल लगाओ तो आप बच जाओ। यानी पहली दफ़ा तो यही हुआ था ना, उसके बाद तो फिर समझ रहे हैं ना बात को? तो ये जो टर्म है ये लुईस पास्चर ने इजाद की थी। ये MCQ आता है। उसको काउ पॉक्स बेटा जो वायरल डिजीज होती है ना, ये कुछ देर के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। वायरस बीमारी का कोई इलाज ऐसा सच नहीं होता, एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं पर वो हर एक वायरस के खिलाफ मौसर नहीं होती, ना ही उनका कोई पता होता, ना ही उनके ट्रायल हुए हुए, ना ही उनके ऊपर रिसर्च हुई हुई। सही है? तो इसलिए वायरस, वो मैं बताता हूँ कि वायरस बॉडी के अंदर आता है तो किस तरह हम डिस्कस करेंगे, हम मुख्तलिफ वायरसेस की बाकायदा एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? हाँ हाँ, वो छालों की वो मैंने बताया वो थैलियाँ हैं ना, ये देखो, और उनका ही फ्लूइड निकाला है। वो बेसिकली गाय को था तो मिल्क मेड के हाथ को भी हो गया था ना, तो पहली दफ़ा तो वहाँ से लिया गया, लेकिन उसके बाद वहाँ से भी डायरेक्टली उन्होंने टेस्ट करके चेक कर लिया।
समझ आ गई जी बात की। तो ये वैक्सीनेशन का तस्वर है, एक ऐसे ये हम आपको तब तक अभी वायरस डिस्कवर, तो दुनिया में पहली जो बीमारी थी जिसके खिलाफ वैक्सीनेशन हुई वो स्मॉल पॉक्स थी, और वो एक्सीडेंटली यानी तुक्के से ही हुई, और वो वायरल बीमारी थी। अभी वायरस डिस्कवर नहीं हुआ। फिर बेटा दो नए इवेंट आए, ये मैं हिस्टोरिकल इवेंट इसलिए बता रहा हूँ कि पता चलता रहेगा कैसे करें। फिर दो बेटा नए इवेंट आए, एक जो था वो शायद चैम्बरलैंड एक साइंसदान था, और उन्होंने तकरीबन इस अप्रॉक्सीमेटली 1884 में उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर की कि एक ना, देखो कुत्ता जो वो हो जाता है ना हल्का, उस बीमारी को कहते हैं रेबीज। क्या कहते हैं? वो जब इंसान को काटता है तो इंसान को भी वो बीमारी हो सकती है, नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है ये। अब पता चला है कि ये एक वायरस की वजह से, आप तो खैर इसकी वैक्सीन भी आई हुई है, आप जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन रेबीज का उन्होंने क्या काम किया बेटा, एक बात याद रखना कि एक ना हमारे पास फिल्टर होते हैं। क्या होते हैं? मुख्तलिफ तरह के फिल्टर होते हैं। आजकल तो ऐसे फिल्टर भी हैं कि आप एक सिरिंज लेंगे और सिरिंज के आगे वो फिल्टर लगा के आप उसमें से चीज़ फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त भी अच्छे फिल्टर इजाद हो चुके थे। पोर्सलेन एक मटेरियल होता है, आपको पता है, और उससे कुछ फिल्टर बनाए गए, उनसे चीज़ों को फिल्टर किया गया। अब आप सिर्फ फिल्टर पेपर कागज़ वाले की बात नहीं करेंगे या मेम्ब्रेन फिल्टर्स की बात नहीं करेंगे, अब तो बहुत सारे फिल्टर्स आ गए, ठीक है। उस वक्त यानी उन्होंने कहा कि जब उन्होंने क्या काम किया कि वायरस के जो रेबीज़ का जो डॉग होता है ना, वो जब बंदे को काटता है या किसी दूसरे कुत्ते या किसी जानवर को काटता है तो वो अपना सलाइवा उसमें डालता है। तो उन्होंने उसका सलाइवा किसी तरीके से लिया और थूक, और उसको डाइल्यूट किया और उसको फिल्टर करके देखा। बेटा समझ आ रही? तो जब उन्होंने फिल्टर करके देखा तो बैक्टीरिया तो उस फिल्टर में से नहीं गुजर सके। उस साफ जाहिर है उस पानी में, उस थूक में बैक्टीरिया भी होंगे, लेकिन जब उन्होंने फिल्टर करके देखा, फिर माइक्रोस्कोप में देखा तो बैक्टीरिया उसमें से बैक्टीरिया से वो सॉल्यूशन साफ था। लेकिन जब उन्होंने लगाया तो फिर से बीमारी आ गई। समझ रहे हैं ना? उसी दिनों में एक कॉन्सेप्ट चल रहा था कि हर एक बीमारी के पीछे एक जरासीम होता है, इसे कॉक्स पास्टुलेट कहते हैं। ये रॉबर्ट कोक ने ये दिया था जो कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ लुइस पास्चर ने भी कहा था कि हवा के अंदर जरासीम होते हैं जो खाने पीने की चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो उस वक्त यानी इधर देखो बेटी, हर बीमारी के पीछे एक जरासीम का नाम आ रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर रेबीज किसी जरासीम की वजह से होती है यानी बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो वो हमने तो बैक्टीरिया फिल्टर कर दिए, पर फिर भी ये क्यों हुई? तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया से भी छोटी है और वो इस फिल्टर में से, क्योंकि बैक्टीरिया तो गुजरे नहीं। यानी रेबीज वायरसेस जो है वो पास्ड थ्रू द फिल्टर्स, ठीक है, जिसमें से बैक्टीरिया पास, बट बैक्टीरिया उसमें से पास नहीं हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बात है, कोई ऐसी चीज है जो रेबीज काज करती है जो बैक्टीरियम नहीं है, कुछ और है। अभी पता नहीं चला वायरस है कि नहीं, ठीक। फिर इसके बाद बेटा एक और जो एक्सपेरिमेंट था इसके कुछ ही सालों बाद, वो था बेसिकली 1892 में, और वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एक बीमारी है, तंबाकू के जो पत्ते, आपको पता है लोग टोबैको के पत्ते इस्तेमाल करते हैं ना, वो सिगरेट बनाने में और बाकी सारी चीज़ें बनाने में। तो जो टोबैको मोज़ेक कहते हैं, उसके ऊपर ऐसे निशान से पड़ जाते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये अभी वायरस नहीं है, पता नहीं है। टोबैको मोज़ेक एक डिजीज थी। उन्होंने क्या काम किया, यही काम ये जिस तो रेबीज के साथ हो रहा था, उन्होंने वो उसी तरह के फिल्टर्स के साथ जो तंबाकू का एक पत्ता लिया जो ख़राब था, बीमार पौधा था, उसको उन्होंने क्रश किया अच्छी तरह और उसको पानी में डाला, और वो जो सोल्यूशन बना उसको उन्होंने फ़िल्टर किया। उसमें से भी बैक्टीरिया पास उन्होंने नहीं होने दिए क्योंकि वो फ़िल्टर बड़े बारीक थे, लेकिन उसमें से जो नीचे चीज़ फ़िल्टर होके आई, उसको जब उन्होंने दोबारा किसी तंबाकू के हेल्दी पौधे पे लगाया, फिर से बीमारी आ गई। सही है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टोबैको मोज़ेक डिजीज के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो भी पास हो गई। आल्सो पास्ड
थ्रू द फिल्टर्स बैक्टीरिया उसमें से पास नहीं कर सके। इसका मतलब टोबैको मोज़ेक डिजीज भी ऐसी चीज की वजह से होती है जो बीमारी जो बैक्टीरिया नहीं है, कुछ और। बेटा समझ तो आ रही है ना, कुछ और है। सही है, ये 2 एक्सपेरिमेंट और हो गए। सही है जी। इसके बाद कुछ 1898 में शायद वो फुट एंड माउथ डिजीज, ये एनिमल्स की एक बीमारी है जिसमें गाय और भैंस वगैरह की, ठीक है, जिसके अंदर उनके मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, बुखार होता है, और साथ में पैरों में, इसलिए उसका नाम है फुट एंड माउथ डिजीज। उनके जो खुर है ना, उनके दरमियान में छाले पड़ जाते हैं। इधर देखें, इधर देखें, फुट एंड माउथ डिजीज का वायरस भी उसी तरह से निकल गया उसमें से। उसके अलावा कोई 1901 में येलो फीवर जो थी, यानी ये मुख्तलिफ बीमारियां थी जो जैसे जैसे इमर्ज होती गई, और लोगों ने उनके मटेरियल लिए और बीमारी को आगे प्रोड्यूस किया और या फिल्टर करके देखा, यानी उसके ऊपर अपनी साइंस अप्लाई करते गए तो पता चला कि ये जो 4-5 बीमारियां और भी बहुत सारी हैं, इनकी जो वजह है वो बैक्टीरियम नहीं है। क्यों बैक्टीरियम नहीं है? क्योंकि ये उन फिल्टरों में से गुजर जाते हैं जिनमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। सही है। फिर अल्टीमेटली बेटा 1935 की बात आ गई, स्टैनली का एक्सपेरिमेंट। ये बहुत अहम चीज़ है। उन्होंने सबसे पहले वायरसेस को आइसोलेट किया। सही है। और 1935, ठीक है, और उन्होंने सबसे पहला वायरस जो आइसोलेट किया और उसको बाकायदा देखा, यानी क्रिस्टलाइज किया और सेपरेट किया और आइडेंटिफाई किया कि ये है, वो बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस था। ठीक है, यानी ये एमसीक्यू आता है। पहला वायरस जो आइडेंटिफाई हुआ दैट वाज द टोबैको मोज़ेक वायरस। ये अब आपको कुछ हिस्टोरिकल इवेंट, वायरस की डिस्कवरी तक आपको बेटा पता लग गए हैं। ठीक है जी, कि भी कैसे क्या, पर बाकी आप पढ़ेंगे भी तो और भी चीज़ें इसमें से आपके नज़र में आती जाएंगी। अब अगर आप गौर करें तो वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस बेसिकली क्या है? सबसे पहले तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस की बात आती है, आप पहले तो डेफिनेशन पे गौर करेंगे। दे आर आइदर डीएनए और आरएनए कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, ये याद रखना। वायरस में डीएनए प्लस आरएनए नहीं हो सकता, आइदर डीएनए और आरएनए। समझ आ गई? डीएनए वाले वायरस डीएनए वाले हो जाएंगे और आरएनए वाले वायरस आरएनए वाले हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये वाली डेफिनेशन आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे। ठीक है, इसको आप काट के लिखेंगे। सही है। दूसरी, अब आप देखें तो सबसे पहली, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड दे कैन ओनली बी सीन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये नजर नहीं आते और इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके बाद बेटा इनका जो साइज है वो वेरी करता है 20 नैनोमीटर से। ये सबसे छोटा वायरस है, ये पार्वो वायरस है बेटा। एक बीमारी है कुत्तों की, पार्वो, केनाइन पार्वो। ये एक बीमारी है जिसमें डायरिया और भी चीज़ें, तो रेस्पिरेटरी और डायरिया प्रॉब्लम आते हैं। तो ये पार्वो वायरस बेसिकली सबसे छोटे वायरसेस हैं, 20 नैनोमीटर इनका साइज है। और सबसे बड़े वायरस अप्रॉक्सीमेटली पॉक्स वायरस हैं, उनका साइज 250 नैनोमीटर तक होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, सबसे सबसे बड़ा वायरस भी सबसे जो छोटा बैक्टीरियम है उससे छोटा है। यानी सबसे बड़ा वायरस सबसे छोटा बैक्टीरियम, ये उससे भी छोटा है। समझ रहे हैं ना? किताब में लिखा है 10 से लेकर 1000 गुना तक उनसे बैक्टीरिया से ये छोटे हो सकते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप गौर करें ना, सबसे छोटा जो बैक्टीरियम है ना, वो बैक्टीरिया की टाइप्स हैं, उनको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मास। ये 220 माइक्रोमीटर का, जो माइक्रो और नैनो का आपको पता है फर्क है ना, 220 माइक्रोमीटर का जो फिल्टर होता है ना, इसमें से माइकोप्लाज्मा नहीं गुजर सकते।
यानी सबसे छोटा बैक्टीरियम भी 220 माइक्रोमीटर से छोटा नहीं होता। समझ रहे हैं ना बात को? तो नैनोमीटर की तो बात ही फिर अलग है। सही है, गलती समझ आ गई? तो ये आपको लग गया पता कि जी ये है। उसके बाद अब तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो आपको ज़रा खुल के समझानी चाहिए, और वो चूंकि मैंने डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन की थी इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो वो है बेटा, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। देखें, आपको पैरासाइट का तो मैं इसमें नजर आ रहा हूं, पैरासाइट का तो आपको पता है। व्हाट आर पैरासाइट? जो दूसरे से अपनी खुराक लेता हो, दूसरे के खर्चे पे पालता हो, दूसरे विच टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है फर्ज, लाजमी, फरीजा है, तो ऑब्लिगेशन नमाज, ठीक है। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर रहेंगे, सेल के बाहर सरवाइव नहीं कर सकते। जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था तो आपने कहा था वायरसेस आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग थिंग बिकॉज दे ओनली बिहेव एज अ लिविंग थिंग व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग थिंग। जब वो जिंदा चीजों के सेल्स के अंदर होते हैं तो वो जिंदा के तौर पे बिहेव करते हैं, जब वो उनसे बाहर जाएंगे दे विल नॉट बी द लिविंग थिंग, दे आर जस्ट क्रिस्टल्स एंड टुकड़े एंड छोटे छोटे। सही समझ रहे हैं ना? सही है ना जी? इसलिए एक वायरस उड़ के कोरोना वायरस आपके मुंह में नहीं आ जाता। वो तो अलग बात है कि वो हवा के अंदर आ सकता है, लेकिन वो ऐसी सरफेस के ऊपर होता है जिस पे आप टच करते हैं, फिर आप अपने नाक के पास जाते हैं, तो ये सारी बात सही है जी। तो ये आपने पढ़ा ही है सारा। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, इसका क्यों सर, क्यों ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट? ये क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब क्या है कि वायरसेस which they because they can only survive in, they can only grow, not grow, they can only replicate। बैक्टीरियम के लिए ग्रो का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता बेटा, क्योंकि ग्रोथ पर्टिकुलरली उस चीज के लिए होती है जिसमें हम बायोलॉजी में सेल्स इन्वॉल्व हों, ठीक है। सेल्स डिवाइड करें तो ग्रोथ होती है, या सेल्स का साइज इंक्रीज करें तो ग्रोथ होती है। लेकिन वायरस के लिए आप जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो रेप्लिकेशन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, कॉपी बनाना। तो जिंदा चीजों की एक खसूसियत है ना कि वो अपनी कॉपियां बनाते हैं। जिंदा चीजें बेटा अपनी कॉपियां बनाते हैं ना, रिप्रोडक्शन है। तो वायरसेस जिंदा चीजों की एक खसूसियत इख्तियार कर रहे हैं, यानी वायरसेस बिहेव एज अ लिविंग थिंग, दे आर नॉट लिविंग थिंग। क्योंकि जिंदा चीज किसको कहते हैं? जो सेल थ्योरी पे पूरी उतरती हो, विच इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो ये आप ऑब्लिगेट लाजमी तौर पे दे कैन ओनली, मैं लिख लेता हूं, दे ओनली ये नजर आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दे ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द सेल, इनसाइड द लिविंग सेल, नॉट डेड सेल। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों? बेटा इसमें एक बात याद रखना, मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने अपनी कॉपी तैयार करनी हो, मैं एक सेल हूं, मेरा एक न्यूक्लियस है, अगर मैंने अपनी कॉपी तैयार करनी हो, आपने सेल साइकिल पढ़ा है 9th क्लास में, तो मुझे सबसे पहले अपने साइटोप्लाज्म को डबल करना चाहिए कि नहीं? मुझे अपने डीएनए को, अपने जेनेटिक, अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करना चाहिए, तभी तो मेरे जैसी एक कॉपी तैयार होगी कि नहीं? समझ रहे हैं ना? और अगर मैं अपनी प्रोटीन्स को भी डबल करूंगा, तो मुझे एक बात बताएं, अगर वायरस ने अपने आप को डबल करना हो तो कम से कम उसे अपनी, क्योंकि वायरस तो बना ही प्रोटीन या डीएनए और आरएनए, दो ही तो चीजें होती है मेन, एक तीसरी चीज इन्वेलप होती है, हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर वायरस, किताब में लिखा है, इधर देखो, अगर वायरस ने खुद को कॉपी करना है तो वायरस को अपना डीएनए भी डबल करना पड़ेगा या आरएनए, जो भी उसके अंदर सामान है, और उसको अपनी प्रोटीन्स भी बढ़ानी पड़ेंगी, डबल करनी पड़ेगी। बेटा उसके लिए आपको पता है डीएनए की कॉपी के लिए क्या चीज चाहिए होती है? न्यूक्लियस के अंदर वो जो सारे एंजाइम्स हो, वो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है ना, डीएनए उसमें सबसे पहले हेलिकेज आता है, फिर पॉलीमरेज आता है, वो फिर लाइगेज। आपको तो ये बात मैंने पढ़ाई हुई है बकायदा उधर भी। तो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम होते हैं, प्लस राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन कहाँ बननी है? राइबोसोम। इनको हम कहते हैं बायोसिंथेटिक मशीनरी। क्या कहते हैं? बायो, क्योंकि अगर यानी जिंदा चीजों का सामान बनाने वाली
मशीन नहीं, वायरस के पास ये सामान नहीं होता। तो वायरस इधर देखो, वायरस उस सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करता है जिसमें वो होता है, इसलिए वायरस लाजमी तौर पे सेल के अंदर रह सकता है। बेटा समझ आई? यानी दे डू नॉट हैव बायोसिंथेटिक मशीनरी एंड दे ओनली यूज द बायोसिंथेटिक मशीनरी यानी राइबोसोम एंड बाकी सारा जो कुछ ऑफ द सेल। और आपको पता है उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बायोसिंथेटिक मशीनरी में आता है। हाँ जी, हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखो भाई, पहले अगर वो आरएनए वाला वायरस है तो वो पहले अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, हम डिस्कस करेंगे एड्स वाले वायरस के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है, समझ आ गई बात की? बड़ा अच्छा, आप मतलब आपको खुल रही है बातें, सही है। ये पहली दफा पढ़ रहे हो कि दूसरी दफा? फिर सही है, अगर दूसरी दफा पढ़ रहे हो तो फिर तो ये सवाल आते ही है, अगर पहली दफा पढ़ रहे हो तो ये सवाल आए तो गुड थिंग। हाँ, उसके बाद अब हम बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने कुछ बातें आपको बता दी। ये इसमें आ रहा है, इधर लिख सकता हूं? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो फिर मुझे ये यहां से साफ करना चाहिए। टिश्यू, कागज से पहले तो अब बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं। तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस आपको कुछ समझाता हूं, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ वायरस। थोड़ा सा उसके ऊपर एक ब्रीफ सी हम बात करते हैं कि जनाब सर ये क्या होता है और क्यों। याद रखें बेटा, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ वायरस। एक वायरस जो मिच्योर वायरस पार्टिकल होता है ना, उसे वायरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेलिंग देख लीजिए सही है, तो उसे वायरियन कहते हैं। उसके अंदर दो चीजें तो कंफर्म है और तीसरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पहली चीज होती है बेटा, उसके अंदर एक सेंट्रल कोर होती है ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए। इसको हम वायरस का जीनोम शरीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम। बस मैं हमें बता, ये फर्ज किया बेटा एक, मैं साइड पे बना दूंगा, ये फर्ज किया एक आरएनए है, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो ये एक आरएनए है, ये एक वायरस का जीनोम है वायरस के दरमियान में। और हमने वायरस की डेफिनेशन में कहा इसके गिर्द क्या चीज होगी? प्रोटीन्स। हाँ शाबाश। तो प्रोटीन्स बेटा दूसरी चीज होती है, प्रोटीन का एक कोट होता है, उस कोट को कैप्सिड कहते हैं। और वो जो कोट होता है ना, वो मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोटीन्स के यूनिट्स से बना होता है और उन यूनिट्स को कैप्सोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमर्स। कैप्सिड क्या है? इट इज अ प्रोटीन कोट विच सराउंड्स द जीनोम, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ द स्मॉल प्रोटीन यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज कैप्सोमर्स। अच्छा, कैप्सोमर्स का नंबर हर वायरस में फर्क होता है और हो सकता है। कुछ वायरस फर्ज किया, यहाँ पे दो एग्जाम्पल किताब में दी हुई हैं। फर्ज किया जी 162 और 252, हाँ, तो कैप्सोमर्स का नंबर वेरी कर सकता है। फर्ज किया 162 जो है वो हर्पीज वायराइडी वायरसेस की एक फैमिली है, और इसी तरह 252 ये हैं जी एडिनो वायरसेस में, एडिनो वायराइडी ये भी एक वायरसेस की फैमिली है। जिस तरह कोरोना वायराइडी भी एक फैमिली है, यस, पार्वो वायराइडी भी एक फैमिली है। मैं जिन वायरसेस का, पॉक्स वायराइडी भी एक फैमिली है। ये पूरी वायरसेस की फैमिलियां कभी आप जिंदगी में पढ़े। रेप्डो वायराइडी भी है एक, सही है। तो हम, अच्छा बेटा फर्ज किया ये है उसकी एक प्रोटीन कोड कैप्सिड। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपके सामने ऐसा बना दिया है। इनकी शेप वेरी कर सकती है, वायरसेस की शेप डिफरेंट होती है, हो सकती है, ठीक है जी। और उसके बाद एक तीसरी चीज जो है वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। उसमें होता है बेटा, ये देखें, जब ये सेल से बाहर निकल रहे होते हैं ना, फर्ज किया ये एक वायरस है, फर्ज किया ये एक दूसरा वायरस है, फर्ज किया ये एक तीसरा वायरस है। जब ये सेल से बाहर निकल रहे होते हैं ना, सेल को फाड़ के,
तो एक्सोसाइटोसिस वाले तरीके से, जिस तरह एक्सोसाइटोसिस भी वो तो जरा तमीज से होती है, ये तो जरा सेल को फाड़ के बाहर आ जाते हैं। तो ये सेल की मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा भी अपने साथ ले आते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनवेलप। ठीक है, एनवेलप। और एनवेलप बेसिकली क्या होती है? विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, जिसको सेल ने, तो वो बेसिकली है। ठीक है जी, जिन वायरसेस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है दे आर कॉल्ड एज एनवेलप्ड वायरस, और जिनमें नहीं होती दे आर कॉल्ड नॉन एनवेलप्ड या नेकेड वायरस। वायरसेस की शेप बेटा फर्क हो सकती हैं। वायरसेस कुड बी ऑफ शेप में अगर मैं कहूँ, वायरसेस राउंड हो सकते हैं, वायरसेस इस तरह हो सकते हैं, वायरसेस लंबे हो सकते हैं, वायरसेस हेलिकल हो सकते हैं। इसके अलावा वायरस टेडपोल शेप हो सकते हैं, लाइक फर्ज किया इट्स लाइक दिस। ठीक है, वायरसेस ये मुख्तलिफ ये बैक्टीरियोफेजिस की एक एग्जांपल है। जो पोलियो वायरस है, वैक्सीनिया वायरस गोल होता है, बहुत बड़े साइज का होता है। ठीक है, पॉक्स वायरस भी तकरीबन गोल होता है, वो भी। पोलियो वायरस थोड़ा सा ऐसे लंबा होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसे स्पाइरल शेप की तरह उसका जीनोम होता है। और लास्ट में रेबीज का जो वायरस है वो बुलेट शेप होता है, वो गोली की शक्ल का होता है। और मुख्तलिफ वायरसेस मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं और हो सकते भी हैं। तो ये वायरसेस की शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वायरस की डेफिनेशन और उसकी डिस्कवरी की सारी हिस्ट्री हमने आज पढ़ी है। कल हम वायरसेस का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उनमें बैक्टीरियोफेजिस और एड्स वायरस के बारे में पढ़ेंगे।